तो आज हम लोग देखने वाले संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो जो बराबर एग्जाम में आते रहते हैं उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि संसदीय संविधान को किस अधिकार के अंतर्गत हम लोग मत देते हैं, मतलब कि संविधान सभा में संविधान जो है हम लोग का उसमें किसके अंतर्गत हम लोग को मत देने का अधिकार है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है भारत कौन सा है, जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है या कैसा देश है। ठीक है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है। संविधान 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ होता है। तो ये सब थे कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है भारत के गणतंत्र, देखिए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के जो राज्य प्रमुख है, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो भारत देखिए, उसके बाद है भारत क्या है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ का राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। वही क्वेश्चन का आगे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत क्या है, भारत इसका मतलब है कि एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत क्या करता है, एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यही इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, जहाँ पर राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से नहीं होता, यानी कि अभी मान के चलिए जो है राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद का बेटा फिर से राष्ट्रपति नहीं होगा जब तक कि वो चुनाव जीतेगा नहीं। अगर चुनाव जीत जाता है तो फिर वो हो सकता है, लेकिन अगर चुनाव नहीं जीता है तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो राष्ट्रपति नहीं होगा क्योंकि वो रामनाथ कोविंद का बेटा है। तो इस तरह से नहीं होता है, अगर चुनाव जीत जाता तब तो ठीक है, हो भी सकता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया। तो उद्देशिका में जो किया गया है यह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का प्रस्ताव, भारतीय संविधान के उसके बाद है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत के संविधान किस रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान को किस रूप से घोषित किया गया है, तो कैसा किया गया है, मतलब भारतीय संविधान में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो क्या किया गया है, एक प्रभुत्व संपन्न, जो कि मतलब कि वो कोई भी डिसीजन अपने देश के बारे में खुद ले सकता है, तो उसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई भी धर्म को नहीं मानता है। उसके बाद प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में हम लोग देख लें, प्रजातांत्रिक देख लेंगे आगे। ठीक है, उसी तरह से भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है, गणतंत्र का क्या मतलब है। गणतंत्र का मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, उसी को कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए, उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, लोक कल्याण जो शब्द है यह उद्देशिका में नहीं है, बाकी सब है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न भी है और पंथ निरपेक्ष भी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, जैसे कि अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए अलग से प्रावधान देना, नौकरी में
ओबीसी, ये भी एक कल्याणकारी राज्य होने का संकेत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत को एक राज्य प्रमुख के रूप में माना जाता है क्यों? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होता है। क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसको माना जाता है। ठीक है। राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, इसीलिए इसको गणराज्य वाला देश माना जाता है। ठीक। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब कि इसी क्रम में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, तो कौन सा क्रम इसमें जो है सही है? देखिए, सार्वभौम संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतावादी गणतंत्र, इसी तरह क्रम में लिखा गया है। डी ही इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद है कि संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? देखिए, सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का मतलब होता है कि नागरिक जितना भी है भारत में, वो अपने मन से जो भी धर्म चाहे मान सकता है। राज्य यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था, इस विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है। इस विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह कह रहा है इस विषय में कौन सा कथन सही है। यह कह रहा है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल शायद 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि यह 44, देखिए जब 42वें संविधान में जोड़ा गया था, 44वें में फिर से तो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी सही है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, तो दोनों बात तो एक ही है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह मूल प्रस्ताव में था, जब ये संशोधन में जोड़ा गया तो मूल प्रस्ताव में तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये भी नहीं होगा और ये 44 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये 42 में जोड़ा गया था, 44 में होगा नहीं, और 42 1976 में हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, बी में 1 और 3। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ निकालता है, क्या निकलता है? इसका मतलब क्या होता है? विद द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, या हम भारत के लोग का क्या मतलब होता है? यानी कि इसका मतलब होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब भारत की जनता के द्वारा कैसे हुआ? क्योंकि संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव है वो किसने किया? जनता ने किया। कितने पे एक संविधान का सदस्य था? तो 1 मिलियन जनसंख्या में एक संविधान का सदस्य था। ठीक है, एक मेंबर था। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, समाजवाद का क्या अर्थ होता है? समाजवाद बहुत सुनते हैं हम लोग, इस शब्द का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि सामाजिक न्याय। ठीक है। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, राजनीतिक नहीं, न्याय नहीं, लोकतांत्रिक नहीं, समाजवाद। 3 शब्द हैं, आगे और कई बार चर्चा होगा उसका, हम लोग देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ कब से होती है? हम भारत के लोग सबसे, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। मतलब लोग, जो भारत का संविधान में सबसे ज़्यादा जो सार्वभौमिकता कौन सा है? तो जनता है, उसी को लिखा गया है अलग वर्ड में, लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, इसीलिए। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये देखिए, नहीं झलकता है। कौन सा प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति। चीन से तो अभी भी हम लोग का 36 का आंकड़ा है, तो ये समझ रहे हैं ना,
तो चीन के क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है प्रस्तावना पे। फ्रांसीसी क्रांति का है, ठीक है। अमेरिकी क्रांति का थोड़ा बहुत अमेरिका से तो हम लोग लिए भी हैं कुछ कुछ चीज़, ठीक है। वैश्विक क्रांति इसका भी है, ठीक है, बोल्शेविक, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये कह रहा है कि ये है प्रभुत्व संपन्न। ये देखिए, ये वर्ड पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न मतलब जो भी निर्णय होगा वो खुद ले सकता है, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है उसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए, प्रस्तावना में ये सारा भर के बाद लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तो ये सारे वर्ड जो है, यही सारे वर्ड दर्शाता है कि इसके आदर्शों को। कैसा आदर्श होगा? तो प्रभुत्व संपन्न होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। तो इन सारे बातों को कहाँ देखते हैं हम लोग? प्रस्तावना में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए, 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया, तो इसको एकदम ध्यान रखिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव शब्द में कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द नहीं है? तो हम नहीं है, इसको गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं है, बाकी सब है। बाकी कौन कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, एकता और अखंडता है, ठीक है। कहीं कहीं अखंडता रहता है, समाजवादी रहता है, पंथ निरपेक्ष भी रहता है, धर्मनिरपेक्ष भी रहता है। तो यही तीनों वर्ड है, ठीक है। एकता और अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। यही 42वें संविधान में क्रक्स था। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उक्त शब्द कौन सा कथन सही है? 1976 में जोड़ा गया था, ये तो है ही सही। समाजवादी 1950 में तो ये सब था नहीं, पंथनिरपेक्ष सब ये सब कुछ बात नहीं था। उक्त शब्द 1900 ये सब भी नहीं है, यही है, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? अब देखिए, लोकतंत्र को तो अपनाया, लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा? लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया, किस रूप में स्वीकारा गया है? तो देखिए, राजनीतिक, राजतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये तो तीनों हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उपयुक्त इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? देखिए, शासन की सर्वोच्च सत्ता अगर देखा जाए तो किसमें निहित है? संसद में है, राष्ट्रपति में है, कि मतदाता में है, या जनता में है? देखिए, सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में है। किसमें है? जनता में। कहाँ पे लिखा हुआ ये बात? कि हम भारत के लोग, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में ही किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। उनके आगे क्या व्याख्या की गई है? कि मूल अधिकार, क्या व्याख्या की गई है? कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है, आगे उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? देखिए, तो प्रस्तावना में तो जो आदर्श वाक्य है, आदर्श शब्द है, दिया ही गया है, लेकिन उसका व्याख्या कहाँ कहाँ किया गया है? तो राज्य के, देखिए, मूल अधिकार में तो है ही है, फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में,
हम लोग को, जनता को सारा मूल अधिकार दिया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है कि मेरा राज्य कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और मूल कर्तव्य, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम अपने जो भी आज़ादी के हीरोज हैं उसको अपने आत्मा में संजोए रखें, ठीक है। तो ये मोरल ड्यूटी वाली बात हो जाती है। तो ये इन सभी आदर्शों वाली बात 3 जगह पे कहा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में, ठीक है। मूल अधिकार हो गया आपको 12 से 35 में, राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 और मूल कर्तव्य 51 के क में, आर्टिकल 51 का क या ए। तो ये तीनों में राज्य जो उद्देश्य, आदर्श और उद्देश्य की बात जब भी आएगा तो ये 3 जगह संविधान में दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये जो है प्रस्तावना में कहाँ शामिल किया गया है? संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया। जहाँ भी अभिव्यक्ति वाली बात आता है तो कहाँ किया गया? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है भाई? देखिए संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है, स्रोत, ध्याय तो पता ही है, अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित। लेकिन संविधान सभा को लागू करने की तिथि उससे हमको प्राप्त नहीं होती, स्पष्टता प्राप्त होती, ठीक है, कब लागू। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? देखिए ये सब क्वेश्चंस जो हैं, बाकी देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब तो है ही है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, और ये सारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भी वह जो है भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता। अगले देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? अब देखिए कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया यही 2 नाम जो है उल्लेखित है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान? तो भारत की जनता के द्वारा, ठीक है। देखिए स्वीकृत किसके द्वारा है, बनाया किसके द्वारा है? तो बनाया गया है संविधान सभा द्वारा। स्वीकृत किसके द्वारा किया गया? स्वीकृति या स्वीकृत भारत की जनता के द्वारा। यही है क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में है, एकदम जनता में है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? ठीक है, तो कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ? भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। देखिए तैयार तो मेरा 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो अंगीकार कब किया गया? अंगीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अंगीकार किया गया। तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद है किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना भाई? कब बना? तो नवंबर, मतलब कि 1950 में संप्रभुत्व
प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया, कितनी बार प्रस्तावना का संशोधन किया गया। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कितनी बार किया गया, एक ही बार किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। अब प्रथम कहिए आया, प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन अभी हम लोग देखें कब किया गया था, 1976 में। कब किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से, उसके बाद है निम्नलिखित में से समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान को मैं आज कब, यही आज कब, तो ये कब होगा? तो ये है आपका 26 नवंबर 1949 को। क्या ये कब बोला गया था? 26 नवंबर 1949 को बोला गया था कि एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के वादे नहीं करती, मतलब कि ये संविधान द्वारा उपलब्ध कराने के वादे नहीं करती है। कौन सा ऐसा है कि पूजा की समानता, ये तो बात सही है, धर्मनिरपेक्ष है तो पूजा की समानता कैसे हो सकती है। ठीक है, सामाजिक न्याय है, विचार तो है ही, विचार की स्वतंत्रता आप सोच सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक न्याय भी है। ठीक है, सभी जो भी वयस्क है वोट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। देखिए कौन सा शब्द नहीं थे? तो समाजवादी नहीं थे। कब जोड़ा गया था? तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कौन सा शब्द नहीं थे? तो कौन सा शब्द नहीं थे? देखिए समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं थे, अखंडता, ये तीनों शब्द कब था, कब जोड़ा गया? 1976 में। कब जोड़ा गया ये तीनों को? 1976 के 42वां संविधान संशोधन में। तो कहाँ से रहेगा शुरू में? ठीक है, इसका आंसर वैसे ये नंबर हो जाता। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सही है, कौन सही है। तो इसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत व उद्देशिका बना, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, न्यायालय लेके इसको नहीं जा सकते। उसके बाद है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत। ये तो संशोधन किया जा चुका है 1976 में भी हम लोग पढ़े। ठीक है, इसका संशोधन किया जा सकता नहीं है, किया जा चुका है। उसके बाद कहता है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो भी बात सही है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अधिनियम, अधिनियम पूछ चुका। 42वां संविधान अधिनियम 1976 में किया गया। तीनों शब्द के बारे में तो आपको पता ही है। प्रस्तावना का वह प्रावधान, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है कि हम क्या हैं? प्रजातंत्र है। क्या है? हम प्रजातंत्र है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं तो वो हम देख लेते हैं। जो शुरू में कुछ क्वेश्चंस बोले गए थे उसका आंसर आप देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान
को किसके द्वारा अंतर्गत हम लोग मतदान दे सकते हैं, तो किसके अंतर्गत दे सकते हैं, भारतीय संविधान की राजनीतिक अधिकार है हम लोग को भारतीय संविधान में, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देते हैं, मतदान देते हैं। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद है राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पर अध्यक्ष के वंशानुगत नहीं हो वहाँ राजतंत्र है। उसके बाद है संविधान संशोधन 42 के बारे में है, इसमें तो काफ़ी चर्चा कर ही चुके हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया और ये 42वां संविधान संशोधन था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता और उसके बाद है कि समाजवादी। उसके बाद है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है कि कमज़ोर वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जाके वो भी समाज के मुख्य धारा से आके जुड़ सके, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तावना में प्रस्तुत शब्द। सेकुलर का अर्थ क्या होता है,